अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम अभी हमारा फोर्थ वाला लेक्चर है, रीनल फिजियोलॉजी, फोर्थ लेक्चर। सो एसिड बेस फिजियोलॉजी। एसिड बेस फिजियोलॉजी क्या होती है? मेटाबॉलिक एसिड बेस डिसऑर्डर कास्ट हाइड्रोकार्बोनेट्स CO3 अल्ट्रेशन। मेटाबॉलिक एसिड बेस डिसऑर्डर जो है, ये क्या करती है? हाइड्रोकार्बोनेट्स HCO3, इसमें क्या होती है? उसकी में चेंजेस आती है, अल्ट्रेशन चेंजेस आती है। रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर काज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अल्ट्रेशन। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आती है? चेंजेस आती है रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर में। यहाँ पे अगर आप देखें एसिड बेस फिजियोलॉजी, इसमें चार चीज़ें आपने याद करना है: मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, यहाँ पे अगर इस चार्ट में अगर आप लोग देखें, सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आगे लिखा हुआ है पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बोनेट्स, कंपेंसेटरी रिस्पांस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम होगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट्स भी कम होगा, कंपेंसेटरी रिस्पांस हाइपर वेंटिलेशन इमीडिएट रिस्पांस शो करेगा। हाइपर वेंटिलेशन किसे कहते हैं? सांस तेज़ी से लेना शुरू करेगा, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन में। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में पीएच ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा होगा, हाइड्रोकार्बोनेट्स ज़्यादा होगा, ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन इमीडिएट रिस्पांस शो करेगा। सो यहाँ पे क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में सारा अगर आप देखें तो पार्शियल पीएच जो है क्या होगा? कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगा, हाइड्रोकार्बोनेट्स भी कम होगा, ठीक है, सारा कम होगा, हाइपर वेंटिलेशन। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स में ज़्यादा होगा, तो हाइपो वेंटिलेशन कहते हैं। हाइपर वेंटिलेशन में बंदा सांस जो है वो तेज़ी से लेना शुरू करता है, और हाइपो वेंटिलेशन में सांस जो है वो रुक रुक के लेता है, ठीक है, राइट। ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, हाइड्रोकार्बोनेट ज़्यादा होगा, सिर्फ इसमें पीएच कम होगा, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट जो है क्या होगा? जब हाइड्रोकार्बोनेट जब ज़्यादा होगा तो एज अ रिज़ल्ट इंक्रीज रीनियल हाइड्रोकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्प्शन डिले। तो इसमें रीनियल जब रीनियल क्या होगा? हाइड्रोकार्बोनेट जब ज़्यादा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन में उसमें डिफ़िकल्टी आएगी। उसके बाद है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या होगा? पीएच ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, हाइड्रोकार्बोनेट्स कम होगा, ठीक है। ये उल्टा है, अगर आप देखें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच कम हो रहा था, और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में पीएच ज़्यादा है, ठीक है। बकाया जो है आगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट जो है कम होगा, सो डिक्रीज रीनल हाइड्रोकार्बोनेट्स अब्जॉर्प्शन डिले होगी, ठीक है। कि आपने क्या याद रखना है? ये जो रेड जो एरो है, डिक्रीज और इंक्रीज, इनको आपने याद रखना है। मतलब ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, तो इसका मतलब हाइपर वेंटिलेशन होगी। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, हाइपो वेंटिलेशन होगी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हाइड्रोकार्बोनेट्स ज़्यादा होगा, सो इंक्रीज रीनल हाइड्रोकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्प्शन डिले होगी। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में हाइड्रोकार्बोनेट्स जब कम होगा तो डिक्रीज रीनल हाइड्रोकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्प्शन डिले होगी, ठीक है। हेंडरसन हेसलबेच इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या होता है? पी एच इज इक्वल टू 6.1 प्लस log हाइड्रोकार्बोनेट्स डिवाइडेड बाई 0.3 partial pressure of carbon dioxide. Predicted respiratory compensatory for a simple metabolic acidosis can be calculated using Winter's formula. So simple metabolic acidosis के लिए हम लोग विंटर फार्मूला यूज़ करते हैं। If measured partial pressure of carbon dioxide is greater than predicted carbon dioxide, so इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्कमेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। जब वो
कॉन्कमिटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस जो कहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, प्रिडिक्टेड मतलब जितना हम तवक्को रखते हैं उससे अगर ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्कमिटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। इफ़ मायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस देन प्रिडिक्टेड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो मायर अगर कम हो, प्रिडिक्टेड ज़्यादा हो, तो इसको क्या कहते हैं, concomitant respiratory alkalosis. Partial pressure of CO2 is equal to formula है 1.5 हाइड्रोकार्बोनेट्स प्लस 8 प्लस माइनस 2। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करते हैं, ठीक है। और ऊपर फार्मूला जो थी वो पीएच के लिए थी और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा लेंथी लग रहा है लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं है, ठीक है। एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस बहुत ईजी है। एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस, चेक आर्टीरियल पीएच। पहले क्या करेंगे, इसमें आर्टीरियल पीएच चेक करेंगे। अगर आर्टीरियल पीएच जो है लेस देन 7.35 हो तो ये इस एसिडीमिया शो करता है। एसिडीमिया मतलब ब्लड के अंदर एसिड होगा, ठीक है। अगर पीएच इज ग्रेटर देन 7.45 तो ये अल्कलीमिया शो करेगा। एसिडीमिया जब ये शो करेगा यानी पीएच लेस देन 7.35 हो तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं एसिडीमिया में। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रेटर होगा 44 मिलीमीटर मरकरी से, ठीक है। या इसमें क्या होगा, हाइड्रोकार्बोनेट्स लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर हो 44 मिलीमीटर मरकरी से, सो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के रिजल्ट में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के रिजल्ट में हाइपोवेंटिलेशन होती है। हाइपोवेंटिलेशन जब होगी, हमने ऑलरेडी इसको पीछे भी डिस्कस किया, हाइपोवेंटिलेशन होगी, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, एक्यूट लंग डिजीज़ होगी, क्रोनिक लंग डिजीज़ होगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ओपिएट्स लेंगे। ओपिएट्स ये क्या होती है, ये मेडिसिन है, ठीक है, एनर्जेसिक है, रिलीफ पेन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें मॉर्फिन आती है, कोडीन आती है, फेंटानाइल आती है, कोडीन वगैरह, ये ओपिएट्स में आते हैं, ठीक है। सेडेटिव लेंगे, होप वगैरह आए, एंड वीकनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। इसमें रेस्पिरेटरी मसल क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब दूसरा, अगर हाइड्रोकार्बोनेट्स लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस शो करता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक एन आयन गैप चेक करेंगे। सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोकार्बोनेट्स से फार्मूला है। अब चेक एन आयन गैप करेंगे तो अगर एन आयन गैप जो है लेस देन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो, या दो केस हो सकते हैं, या 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो फर्स्ट, अगर ये ज़्यादा हो, चेक एन आयन गैप इज इंक्रीज देन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सो एन आयन गैप इंक्रीज होगा। तो उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए फिर होगा ग्लाइकोलस गोल्ड मार्क, ये इससे आपने याद रखना है, ठीक है। ग्लाइकोलस, एथाइलिन, ग्लाइकोल, प्रोपलिन, ग्लाइकोल, ये है, ठीक है, ग्लाइकोलस होगा। दूसरा होगा अक्सोप्रोलिन। अक्सोप्रोलिन टॉक्सिक, अगर आप देखें ये है, ठीक है। अक्सोप्रोलिन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ऑफ एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन ये एनाल्जेसिक है। एल लैक्टेट लैक्टिक एसिडोसिस, डी लैक्टेट एक्सोजीनस लैक्टिक एसिड, मिथानॉल एंड अदर अल्कोहल्स। और फिर ए से एस्पायरिन, लेट इफेक्ट, रीनल फेलियर, कीटोन्स, डायबिटिक, अल्कोहलिक स्टार्वेशन भूख में कमी आती है, उसको स्टार्वेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये इसके लिए गोल्ड मार्क आपने याद रखना है कि एन आयन जब इंक्रीज होगा, सो गोल्ड मार्क क्या होता है, ग्लाइकोल्स, अक्सोप्रोलिन्स, एल लैक्टेट, डी लैक्टेट, मिथानॉल, एस्पायरिन, रीनल फेलियर, कीटोन्स।
दूसरा इस साइड पे आते हैं, अभी ये वाला डिस्कस करते हैं। अगर चिक एन आइन गैप ये 8 to 12 मिली इक्वलेंट पर लीटर हो तो इसका मतलब ये है नॉर्मल एन आइन गैप होगा। तो उसके लिए फिर क्या होगा, हाइपर क्लोरीमिया क्लोरीनीमिया क्लोरीन जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। हाइपर एलिमेंटेशन, उसके बाद है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज किसे कहते हैं? एडिसन डिजीज में बॉडी डज नॉट वर्क इनफ ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, यानी बॉडी जो है वो सही वर्क नहीं करते क्योंकि हार्मोन जो है वो पूरे नहीं होते। कौन से हार्मोन आप लोगों को पता है? एड्रीनल ग्लैंड जो है ये क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कार्टिसोल प्रोड्यूस करता है, एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, एड्रीनालाइन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये तीन किडनी के ऊपर लगा होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है। अब ये अगर कमी हो तो इसमें फिर क्या होता है, जब इन हार्मोन्स की कमी हो और सही प्रोड्यूस ना हो तो एज अ रिजल्ट हमारे पास होता है एडिनोसिन डिजीज, ठीक है। उसके बाद है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डायरिया, ये तीन चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर टेबलेट देंगे कौन से, इसिटाजोलामाइड यानी डाययूरेटिक है, स्पाइरोनोलेक्टोन ये भी डाययूरेटिक है, सलाइन इन्फ्यूजन ये भी डाययूरेटिक है। सो यहाँ पर क्या होता है, हाइपर क्लोरीमिया होता है नॉर्मल जब एन आइन गैप होगा, एडिसन डिजीज हो गया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो गया और डायरिया हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद किस तरह रखना है, हार्डेक्स हार्डेस ये याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है चिक आर्टीरियल प्रेशर। अगर ये आर्टीरियल प्रेशर पी एच जो है वो ग्रेटर हो 7.45 से, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्कलीमिया कहते हैं, ठीक है। अल्कलीमिया में दो पॉइंट होंगे, एक होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस देन 36 मिलीमीटर मरकरी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस होगा। दूसरा हाइड्रोकार्बोनेट्स ग्रेटर देन 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जब वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस देन 36 मिलीमीटर मरकरी जब होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगा। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस जब होगा तो क्या शो करेगा, हाइपर वेंटिलेशन शो करेगा। हाइपर वेंटिलेशन मतलब सांस तेज सी लेगा, ठीक है। और वहाँ दूसरे साइड जब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता हाइपो वेंटिलेशन था, ठीक है। यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन होगा। हाइपर वेंटिलेशन में एनजाइटी होती है, पैनिक अटैक होता है, हाइपोक्सीमिया होता है, ठीक है। एग्जांपल हाई एल्टीट्यूड, यानी हाई एल्टीट्यूड पर हाइपोक्सीमिया होता है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ब्लड में कम होती है, ठीक है। सेलिसाइलेट्स, अर्ली सेलिसाइलेट्स इसके लिए होगा, सेलिसाइलेट्स इसमें क्या आता है, एस्पिरिन वगैरह आता है। और ट्यूमर होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड प्रेगनेंसी, ये हाइपर वेंटिलेशन में आएगा। दूसरा है अल्कलीमिया। अल्कलीमिया में अल्कलीमिया में दूसरा है हाइड्रोकार्बोनेट्स जब ग्रेटर देन 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस शो करता है। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में चिक यूरिन क्लोरीन, यूरिन के अंदर क्या करेंगे, क्लोरीन चेक करेंगे। अगर यूरिन क्लोरीन जो है ग्रेटर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, सलाइन रेजिस्टेंस शो करेगा, हाइपर सलाइन रेजिस्टेंस शो करेगा। अगर ये लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो ये सलाइन रेजिस्टेंस शो करेगा। और ग्रेटर देन यूरिन क्लोरीन इज लेस देन, यस यहाँ पे लेस है, यहाँ पे ग्रेटर है। सो लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, सलाइन रिस्पॉन्स शो करेगा। तो सलाइन रेजिस्टेंस में क्या होता है, हाइपर एल्डोस्टेरिज्म, एल्डोस्टेरोन जो है वो एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा। बार्टर सिंड्रोम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। बार्टर सिंड्रोम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बार्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये लूप ऑफ फेनली जो है उसका थिक पार्ट एसेंडिंग, थिक पार्ट जो है वहाँ पे क्या होती है, सही तरह से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट आ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बार्टर सिंड्रोम। जेटलमैन सिंड्रोम होगा, उसमें जेटलमैन सिंड्रोम हमने ऑलरेडी कहा था, रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट ऑफ इन ए सील इंटेस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, ठीक है।
एंड करंट लूप और थायजाइड और डायरेटिक्स, ये हम इसके लिए क्या देंगे, थायजाइड देंगे और डायरेटिक्स इसके लिए देंगे, ठीक है। दूसरा है चिक यूरिन क्लोरीन, अगर ये लेस दैन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो एज अ रिजल्ट सलाइन रिस्पॉन्सेस शो करेगा। सलाइन जब रिस्पॉन्सेस शो करेगा तो वोमिटिंग होगी। रिकरेंट लूप और थायजाइड डायरेटिक्स हम उसके लिए देंगे एंड एंटी एसिड देंगे। अब आते हैं इस डायग्राम की तरफ। अगर डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे एक साइड से वर्टिकल साइड पे लिया हुआ है प्लाज्मा हाइड्रोकार्बोनेट्स मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, और दूसरा पीएच लिया हुआ है दूसरे साइड से एक्स एक्सिस में। अगर आप देखें तो इसको आपने इस मिडल से अगर देखना है, सॉरी इस साइड अगर पहले आप देखें पीएच, अगर पीएच 7.4 हो, ठीक है 7.4, तो जब पीएच 7.4 से अगर कम हो तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक है। एंड 7.4 से अगर ज़्यादा हो पीएच तो ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस शो करेगा एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस शो करेगा। यानी मतलब ये 7.4 से अगर पीएच लेस हो तो रेस्पिरेटरी भी एसिडोसिस होगा एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दोनों एसिडोसिस हो गए। और 7.4 से अगर ज़्यादा हो तो ये क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोकार्बोनेट्स की तरफ। हाइड्रोकार्बोनेट्स अगर 25 से ग्रेटर हो, ज़्यादा हो, तो ये फिर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। एंड अगर हाइड्रोकार्बोनेट्स जो है 25 से कम हो तो ये क्या होगा, 25 मिक्स्ड पे है, ठीक है, मिक्स्ड एसिडोसिस उसमें आते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नीचे, यहाँ पे है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसके अंदर मिक्स्ड एसिडोसिस है। सो हाइड्रोकार्बोनेट्स अगर 25 से कम हो तो ये फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ये बफर लाइन है। सो इसके साथ ही हमारा एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ ही शुरू करते हैं, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। सो गाइस ये हमारा लास्ट लेक्चर है रीनल फिजियोलॉजी, ठीक है। इसका लास्ट लेक्चर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसके बाद हम पैथोलॉजी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे रीनल की। सो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, अगर आप इसको देखें, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में तीन बात आपने याद रखना है। तीन इसके टाइप्स होते हैं। डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है, डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जिसको कहते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1। दूसरा है प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जिसको कहते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2। तीसरा होता है हाइपरकैलेमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस जिसको कहते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4, राइट। अब डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें डिफेक्ट आएगा। कहाँ पे डिफेक्ट होगा, इनएबिलिटी ऑफ अल्फा इंट्रा कलेक्टेड सेल्स टू सिक्रीट हाइड्रोजन आयन। तो इसमें क्या हो गया, अल्फा इंटर कलेक्टेड सेल्स जो होते हैं ये क्या कहते हैं, ये इनएबिलिटी ऑफ अल्फा इंटर कलेक्टेड सेल टू सिक्रीट एच पॉजिटिव, इसमें इंटर कलेक्टेड जो सेल होते हैं किडनी के अंदर, तो ये सही तरह से एच पॉजिटिव की सिक्रीशन नहीं कर सकते हैं, इनएबल होते हैं, ठीक है। इनएबिलिटी मतलब इनमें काबिलियत नहीं होती है। नो न्यू हाइड्रोकार्बोनेट्स इज जनरेटेड, तो इसमें हाइड्रोकार्बोनेट जो है वो पैदा नहीं होगा। एज अ रिजल्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, ठीक है। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो फिर अगर आप नीचे देखें तो यूरिन पीएच इज़ ग्रेटर देन 5.5 से होगा। सीरम पोटाशियम उसमें कम होगा। तो काजिज़ की तरफ आते हैं, ठीक है, नीचे यहाँ पे है। तो काजिज़ में अगर आप देखें तो इम्फोटेरिसिन बी टॉक्सिसिटी काज करता है। ये इम्फोटेरिसिन बी जो है, इम्फोटेरिसिन बी में मुख्तलिफ एंटी फंगल मेडिसन, इसके मेडिकेशन उसके लिए दी जाती है, ठीक है। एंटी फंगल मेडिकेशन एग्जांपल इसके ड्रग्स है कौन सी, म्यूकोमाइकोसिस, ब्लास्टो
ब्लास्टोकोसिस आई थिंक इसी तरह है, ब्लास्टोमाइकोसिस है इस तरह है। सो इसमें देखिए बस ये एक ही नेम याद रखना है, म्यूकोमाइकोसिस, ठीक है, म्यूकोमाइकोसिस देंगे। इम्फोटेरिक बेटा टॉक्सिसिटी आ जाती है इसमें। एनर्जेसिक नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी जो है उसमें नेफ्रोपैथी होगी तो एनर्जेसिक देंगे, ठीक है। एनर्जेसिक ये क्या होती है, स्टामिनोफेन वगैरह, ये प्रेस्टामोल वगैरह ये आती है। एनर्जेसिक में दर्द के लिए है स्टामिनोफेन हो गया, एनसेड हो गया, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह ये देंगे। कंजेनिटल एनामलीज आएगी इसमें, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ऑटो इम्यून डिजीज एग्जाम्पल SLE सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस ये स्किन से रिलेटेड है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो एसोसिएशन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैल्शियम फास्फेट किडनी स्टोन, तो कैल्शियम फास्फेट जो है ज़्यादा होगा, एज अ रिजल्ट किडनी स्टोन होगा ड्यू टू इंक्रीज यूरिन pH एंड इंक्रीज बोन टर्नओवर रिलेटेड टू बफरिंग, ठीक है, ये इसके साथ एसोसिएशन होगा। यहाँ पे बाज़ बुक्स में जो ये 23 एडिशन है तो इसमें ये वाला डायग्राम जो है नीचे दिया हुआ है, ठीक है, और जो ओल्ड बुक्स है उनमें ऊपर दिया हुआ। बाकी ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जिसको कहते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2, डिफेक्ट इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डिफेक्ट आएगी, हाइड्रोकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्प्शन करते हैं उसमें डिफेक्ट होगा, ठीक है। डिफेक्ट इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हाइड्रोकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोकार्बोनेट्स इन यूरिन, यूरिन में सिक्रीशन ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। यूरिन कैन बी acidified by alpha intercalated cells in collecting duct but not enough to overcome increased hydrocarbonates excretion, right। अब इसमें यूरिन pH जो है लेस देन 5.5 होगी, when plasma hydrocarbonates below reduce reabsorption threshold, और इंक्रीज जब 5.5 से होगा, दो केसेस होते हैं, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। व्हेन फिल्टर्ड हाइड्रोकार्बोनेट्स एक्सीड री रिस रिस अरप्टिलिक रिस रीअब्जॉर्प्टिव आई थिंक थ्रेशोल्ड, सिरम पोटाशियम डिक्रीज होगा, ठीक है, सिरम पोटाशियम यहाँ पे इसमें डिक्रीज होगा, और वहाँ भी डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में भी डिक्रीज था। यहाँ पे दूसरा जो है फेनकोनी सिंड्रोम काज करेगी। फेनकोनी सिंड्रोम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब डिफेक्ट आएगा उसको फेनकोनी सिंड्रोम कहते हैं। मल्टीपल माइलोमा होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होगा, ठीक है इसमें। तो यहाँ पे दूसरा उसकी एसोसिएशन अगर इसका देखें तो इसका एसोसिएशन इसका जो है प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का एक एसोसिएशन इंक्रीज राइस ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया rickets, so hypophosphatemic rickets, हाइपोफॉस्फेट जो है वो क्या होगा उसमें इंक्रीज होगी फेनकोनी सिंड्रोम में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे ये तीसरा टॉपिक है। सो तीसरा जो हमारा टॉपिक है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तीन उसके पार्ट्स होते हैं। कौन से? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है, प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस या रिस्पायरेटरी ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4। तो इसमें फिर क्या होगा? डिफेक्ट आएगा हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं जब एड्रीनल ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस क्या कहता है? एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरोन अगर कम हो तो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, ठीक है। इसमें एल्डोस्टेरोन जो है उसकी प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है। यहाँ पे भी लो, हाँ।
आर एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस हाइपरकैलेमिया, ठीक है। सो डिक्रीज ammonia NH3 synthesis in proximal convoluted tubule, so decrease NH4 excretion, right। यूरिन पीएच इसमें क्या होगा, लेस देन 5.5 और वेरिएबल होगा। सीरम पोटाशियम अगर आप इसमें देखें हाइपर कलीमिया, हाइपर कलीमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस, हाइपर कलीमिया किसे कहते हैं, हाइपर ज़्यादा को कहते हैं, कलीमिया पोटाशियम को कहते हैं, ठीक है। इसमें पोटाशियम ट्यूबुलर एसिडोसिस में ज़्यादा होगा। सो सीरम इंक्रीज होगा, यहाँ पे काज क्या काज करता है, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन, इसमें एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन कम होगी, एड्रेनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो इस वजह से हाइपो एल्डोस्टेरिज्म होगी। एग्जांपल डायबिटिक हाइपोरेनिनिज्म, ठीक है। एसियन इनहिबिटर ARB, ये ARB किसे कहते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है। सो ये हम देंगे पेशेंट को, हेपारिन देंगे, साइक्लोस्पोरिन देंगे, एड्रेनल इनसफिशिएंसी इसमें होगी और एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस होगी। सो एग्जांपल पोटाशियम स्पार्किंग डायरेटिक्स, नेफ्रोपैथी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और TMP SMX, ये किसे कहते हैं, TMP कहते हैं ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है। TMP ट्राइमेथोप्रिम एंड SMX किसे कहते हैं, सल्फामेथोक्सोल also known as कोट्राइमोजोल। ये एंटीमाइक्रोबियल होते हैं असल में, और ये हम लोग यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और एसोसिएशन अगर इसका देखें तो इसका कोई एसोसिएशन यहाँ पे नहीं है। सो ये एक पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहता था, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, यहाँ पे असल में क्या होती है, इसमें अल्फा इंटरकलेक्टेड सेल जो होते हैं ये ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स में होते हैं। ये क्या करते हैं, एच पॉजिटिव की सिक्रीशन सही नहीं करते हैं, सही सिक्रीट नहीं करते, अनएबल होते हैं। और हाइड्रोकार्बोनेट जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं करते, जब ये नहीं बनते तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। और प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, यहाँ पे क्या होता है, डिफेक्ट इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डिफेक्ट आता है, हाइड्रोकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्प्शन जो है वो फिर नहीं रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो जब रीअब्जॉर्प्शन होती है तो इसका मतलब ये इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ SO3 इन यूरिन, यूरिन में ये ज़्यादा हाइड्रोकार्बोनेट्स रिलीज होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा, ठीक है। एंड हाइपरकैलेमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसमें हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म होगा, यानी एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एल्डोस्टेरोन कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट जो है एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, डिक्रीज एमोनिया हो सिंथेसिस इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिक्रीज NH4 एक्सक्रीशन, राइट। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप पहले उसमें देखें तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1, यहाँ पे इंटर कलेक्टेड सेल है। हम लोगों ने क्या था, इंटर कलेक्टेड सेल ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं ट्यूबुल्स में, रीनल ट्यूबुल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, जो कि सिक्रिएट करते हैं एच पॉजिटिव को, एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं, सिक्रिएट करते हैं। अगर आप पहले यहाँ पे देखो तो यह वाटर है, ठीक है, एंड CO2 एंड H2O, ये क्या कहता है, Ca2 की मौजूदगी में ये इसको कन्वर्ट करता है इनटू हाइड्रोकार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बोनेट्स फिर ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव एंड ये यहाँ पे डाई हाइड्रोकार्बोनेट से ये SO3 में कन्वर्ट होता है, यानी एक हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो जाता है तो यानी मतलब ये सही नहीं बनाते, ठीक है, ये इनहिबिट्स करते हैं इसको। यहाँ पे फिर ये क्या होता है, ये SO3 ये निकल जाता है, तो इनएबिलिटी ऑफ अल्फा इंटरकलेक्टेड सेल्स टू सिक्रेट H पॉजिटिव, सो ये इसको सही सिक्रेट नहीं करते, ठीक है। जब अब वैसे मैकेनिज्म इस तरह होता है, लेकिन जब अल्फा के इंटरकलेक्टेड सेल जो है अगर इसमें डिफेक्ट आए तो ये H पॉजिटिव की सिक्रेशन जो है क्या करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ पे फिर डिक्रीज होती है H पॉजिटिव की
एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स की भी होती है। दूसरा अगर आप देखें तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2, इसमें ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल सी बात है, डिफेक्ट आएगा इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हाइड्रोकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्प्शन जो कि करता है, यहाँ पे डिफेक्ट आएगी। एज अ रिजल्ट इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोकार्बोनेट्स इन यूरिन, यूरिन में इसकी कंसनट्रेशन जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी। वही प्रोसेस है, इसके लिए भी कोई ख़ास वो नहीं है। H पॉजिटिव एंड HCO3 ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं सब अगर, सो ये भी अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इसी तरह है। ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट जो है वो ब्रेक होगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये क्या करेंगे, जब दोनों मिल जाएंगे H2CO3 बन जाएंगे। H2CO3 ये फिर क्या करेगा, हाइड्रोकार्बोनेट्स और उससे हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा रीनल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, और एक हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा एक सोडियम अंदर आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोकार्बोनेट्स जो है वो इससे बाहर निकलेगा। जब बाहर जाएगा तो एज अ रिजल्ट HCO3 क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सो अगर आप देखें HCO3 फिर क्या होगा, HCO3 यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो ये था इसका ये मैकेनिज्म, ये HCO3 कम होगा। हाइड्रोकार्बोनेट्स यहाँ पे इन्होंने लिखा है HCO3 इंक्रीज एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज, लेकिन इसमें यहाँ पे इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरकलेक्टेड सेल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है एट द फॉर्म ऑफ ATP, और पोटाशियम फिर अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन जो है क्या होता है, निकल जाता है। मतलब ये हाइड्रोजन जब ATP के फॉर्म में निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, H पॉजिटिव ये पोटाशियम सॉरी अंदर आ जाएगा, और जब पोटाशियम अंदर आएगा एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो साथ साथ ये भी HCO3 जो है वो हाइड्रोकार्बोनेट्स निकल और बाहर जाएगा इंटरकलेक्टेड सेल से, इंटरकलेटेड सेल से। ठीक है, इंटरकलेटेड सेल, और Cl जो है अंदर आएगा। लास्ट हमारे पास है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4। यहाँ पे क्या कहता है, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस, ये क्या कम हो जाएगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, ये भी प्रोक्सिमल में होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सो एल्डोस्टेरोन जो है ये इनहिबिट करता है, एज अ रिजल्ट जो है पोटाशियम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जब पोटाशियम इंक्रीज़ होता है तो ये अमोनिया फिर क्या करता है, ये अमोनिया को प्रोडक्शन करता है। एज अ रिज़ल्ट अमोनिया की प्रोडक्शन हो जाती है, NH3 जो है उसकी फिर वो बाहर जाता है, इसके डिक्रीज़ होती है। फिर ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है बिल्कुल हाइपर, ये जब वो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस होगा, हाइपर फिर हाइपर कलीमिया होगा। ठीक है, और ये जब हाइपर कलीमिया होगा तो डिक्रीज NH3 होगा। जब डिक्रीज NH3 होगा, सिंथेसिस एंड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये बन जाता है। सो डिक्रीज NH4 पॉजिटिव, इसकी फिर एक्सक्रीशन होगी। ठीक है, और यहाँ पे इंटरकलेटेड सेल को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन आयन जो है बाहर जाएगा। ठीक है, पोटाशियम अंदर आएगा एंड H पॉजिटिव बाहर जाएगा। बिल्कुल ये भी और ये भी दोनों सेम ही है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। इवन यहाँ पे भी सेम है, अगर आप देखें हाइड्रोजन जो है आउट हो जाता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है बाहर निकलता है। ठीक है, और पोटाशियम अंदर आता है, यानी पोटाशियम जो है इन अंदर आएगा ना सेल के अंदर, और हाइड्रोजन जो है बाहर जाएगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव जो है उसकी क्या होगी, डिफिशिएंसी होगी सेल के अंदर। सो ये हमारे पास था रीनल फिजियोलॉजी को, जिसको हम लोगों ने डिटेल से स्टडी किया, वन टू पॉइंट द पॉइंट इसको स्टडी किया, फिर भी कोशिश किया कोई भी गलती मतलब ये कुछ ना हो जाए, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे रीनल फिजियोलॉजी हम पैथोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। सो काइंडली रिक्वेस्ट ये है, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर कर लें। ठीक है, ये तकरीबन रात की, यहाँ पर अभी क्या टाइम है रात की, ये रात के तकरीबन 3:30 बजे, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो काइंडली इसको सब्सक्राइब एंड लाइक करना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।